यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और जारी है हलाकतों तबाही का सिलसिला भी। कीव, खार्किव, चर्निहिव समेत दीगर शहरों पर रूस बमबारी कर रहा है। रूसी बमबारी के सबब शहरियों के इनखला के अमल में भी रखना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि कीव, मारियोपोल, सोमी और खार्किव में महसूर शहरियों को रूसी बमबारी के सबब बहिफाजत निकालने में परेशानी पेश आ रही है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मदद की अपील की है। Question is, how long can we withstand? Many things depend not just on us. We will endure, and even if they come into all our cities, there will be insurgency, insurgent war, and no one will give away our independence. Today, war is here. Tomorrow, it will be in Lithuania, then in Poland, then in Germany. This is serious. United States is far away, but in recent days, I do feel that United States are closer to us. रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत पर दोनों मुल्कों के अलग अलग रुख सामने आए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के मुशीर का कहना है कि बातचीत मुस्बत नताइज पर बरामद हुए हैं, जबकि रूस बातचीत को बेनतीजा मानता है। रूस को उम्मीद है कि आइंदा दौर में बातचीत मुस्बत रहेगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टी एस तिरुमूर्ति ने कहा, दुनिया को यूक्रेन की बिगड़ती सूरत हाल और इंसानी बहरान पर ख़ुसूसी फौरी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन में फंसे अफराद को बहिफाजत निकालने की मांग भी दोहराई है। आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, भी ये बता दें कि अब ये जंग किस तरफ रुख कर रहा है। एक तरफ तो जहां हमले जारी हैं रूस की जानिब से, बातचीत भी जारी है। देखिए, दोनों सूरत हाल अभी जारी रहेगी, क्योंकि रूस को अपने ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने हैं वो अभी अचीव नहीं कर पाया है जी। और साथ ही साथ रूस बहुत जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहा। वो खुद भी, मुझे लगता है कि इसके जरिया पूरा प्रेशर बना करके वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, जो हमारे सामने हैं। बार बार बात दोहराई जा चुकी है। रूस ये कहता है कि नाटो जॉर्जिया या फिर यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन इलाकों को उसने आज़ाद डिक्लेयर किया है, यानी जहाँ पे इथनिक रशियंस रहते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस पे रशिया इंसिस्ट करेगा। तो इथनिक रशियंस यानी क्रीमिया से लेकर के डॉनबास रीजन में इथनिक रशियंस की मेजॉरिटी है, उनको रशिया के साथ इंटीग्रेट करना रशिया का प्लान शुरू से रहा है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी अहम बात यह कि नाटो फोर्सेज ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो अफगानिस्तान में इन्होंने अपनाई थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, 10 साल के स्ट्रगल चलता रहा और अल्टीमेटली सोवियत यूनियन को वहां से छोड़ के भागना पड़ा था। तो अब यहाँ पे भी रशिया, यूक्रेन को वो रशिया के लिए अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, यानी वो सारे वेपन सप्लाई करते रहेंगे। एक पूरी नेशनलिस्ट स्पिरिट या पैट्रियोटिक स्पिरिट के साथ यूक्रेनियंस फाइट कर रहे हैं और इस तरह के डेडलॉक, इस तरह की वॉर चलती रहेगी। साथ ही साथ ये नेगोशिएशन भी चलता रहेगा। फिलहाल कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि रशिया ने साफ कहा कि उसे कोई मुस्बत पहलू नजर नहीं आया पूरे टॉक में। यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जी मुहिबुल हक साहब, तो क्या समझे कि कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट्स के लिए और अपने ट्रेड वगैरह के लिए नेटो और यूएस भी चाहता है कि ये लंबे अरसे तक इस तरह का मामला, इस तरह की सिचुएशन बनी रहे? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि रशिया का जो असर्शन रहा है 2008 से लेकर के 2021-22 तक हम देखें, चाहे वो जॉर्जिया में हो, चाहे वो फिर ये यूक्रेन में हो या फिर सीरिया में हो, तो रशिया के इस असर्टिवनेस से और रशिया और चाइना के करीब आने से मिल करके जिस तरह से उन्होंने सीरिया के इश्यू पे वीटो किया, तो अमेरिका पे एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी हालत में वो रशिया को इंगेज करना चाहते हैं यूक्रेन में, ताकि यूक्रेन से बाहर का रुख ना कर पाए। मिडिल ईस्ट में भी रशिया ने अमेरिकन इंटरेस्ट को चैलेंज करना शुरू कर दिया था, या नाटो इंटरेस्ट को चैलेंज करना शुरू किया था। और मिडिल ईस्ट ऐसा रहा है जो उनका प्लंडरिंग ग्राउंड रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और नाटो कंट्रीज का। उस प्लंडरिंग ग्राउंड को वो कभी लूज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मुझे ये लगता है कि वो यूक्रेन में ही कन्फाइन करना चाहेंगे रशियन फोर्सेस को या रशियन इंगेजमेंट को। जी प्रोफेसर साहब, तो एक तरह से जो हर सदी में हम देखते हैं कि अमेरिका का एक पैटर्न होता है
कि किसी न किसी मुल्क में जंग होती है, वहाँ पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वहाँ पर आर्म्स वेपन्स जो है वो सप्लाई करना, तो ये हर सदी में हमने देखा है और इस बार यूक्रेन वो एक ग्राउंड बन चुका है। ऐसे में दूसरी तरफ जो है यूक्रेन को पूरा ये दिलासा दिलाया जा रहा है कि हम उनके साइड में हैं और यूक्रेन जो है बार बार पूरे दुनिया से मदद की गुहार भी लगा रहा है। यूक्रेन के हक में क्या कुछ इसमें आगे कुछ बेहतरी हो सकती है? आप अंदाजा लगाएं, यूक्रेन तो बहरहाल उसके पास तो आर्म्स एंड वेपन्स हैं। यमन में एक स्ट्रगल चल रहा है जिसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिकन एलाइज का इन्वॉल्वमेंट है। यमन में जो हाउथीज जिन्हें बागी कहा जाता है, उनके खिलाफ अगर पूरी बॉम्बिंग या अमेरिका और उसके हलीफ कामयाब नहीं हो पाए हैं, सीरिया में आज तक कामयाब नहीं हो पाए, इराक में जो कुछ अचीव किया था सब कुछ खो चुके हैं, तो यूक्रेन में जो ये जंग चल रही है जिसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं यकीनन यूक्रेनियन साइड को, तो ये बात उनको रियलाइज करना चाहिए यूक्रेनियन लीडरशिप को कि आप बॉर्डर शेयर करते हैं एक मिलिट्री सुपर पावर से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपसे 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। नाटो कंट्रीज जो हैं वो रशिया से खायफ हैं, इसलिए कि रशिया इज अ न्यूक्लियर पावर टू रेकन विद 8,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ऐसी हालत में यूक्रेन की लीडरशिप को ज्यादा मैच्योरिटी शो करनी होगी अपने लोगों की जानें बचाने के लिए और अपने कंट्री को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, वरना ये मेजर पावर्स के बीच का एक ग्राउंड बन जाएगा जिसमें रशिया और अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक के बीच में स्ट्रगल चलता रहेगा और उसका खमियाजा यूक्रेनियन पीपल को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और एक तरह से जो प्रेजेंट किया जा रहा है, एक हीरोइज्म का यहाँ पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से जो हो रही है, लेकिन वो उसके हक में शायद हो ना यहाँ पर, और नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। जब नेगोशिएशन की बात आती है तो यूक्रेन सर अब कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो मुस्बत है, लेकिन रूस साफ तौर पर उससे इनकार कर रहा है कि बातचीत में कोई भी मुस्बत नताइज सामने नहीं आए हैं। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए कि तकरीबन 17-18 लाख लोग यूक्रेन से ऑलरेडी निकल चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं, चूंकि उन्हें अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है। अब बाकी जो लोग वहाँ पे बचे हुए हैं और ये स्ट्रगल चलता रहा, तो बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन से लोग रिफ्यूजी की शक्ल में या माइग्रेट करते हुए यूरोप के दूसरे ममालिक में जाएंगे जी। वार उस वक्त तक तो बहुत अच्छी इनको लग रही है जो यूरोपियन ममालिक को जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जी, जब तक उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ रहा है। तो जैसे ये रिफ्यूजी की तादाद तकरीबन 50 लाख के करीब पहुंचेगी तो एक पूरा बर्डन पड़ेगा और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप होगा जी। जिन कंट्रीज में, खास करके यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज जैसे पोलैंड, रोमानिया वगैरह में ये परेशानी बढ़ जाएगी। फिर वो यूरोपियन कंट्रीज में आपस में बात होगी कि आप रिफ्यूजीज को शेयर करें और ये एक प्रॉब्लम होगी जी। दूसरी जानिब आप देखें कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, खास करके नेचुरल गैस और ऑयल का सप्लाई जी। सर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज दोपहर 12:30 बजे से जंगबंदी का आगाज होगा। तो बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन जंग के हवाले से बता रहे हैं। रूस ने एक बार फिर जंगबंदी का ऐलान किया है। आज दोपहर 12:30 बजे से जंगबंदी का आगाज होगा। तो रूस यूक्रेन के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रूस ने एक बार फिर जंगबंदी का ऐलान किया है। आज दोपहर 12:30 बजे से जंगबंदी का आगाज होगा। मुहिबुल हक साहब, रूस ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। दोपहर 12:30 बजे से जंगबंदी का आगाज हो जाएगा। ग्राउंड पे जंगबंदी की जा रही है ताकि तिब्बी इमदाद लोगों को मिल सके, जो लोग वहाँ से इवैक्यूएट होने हैं उन्हें इवैक्यूएट कराया जा सके जी। आमतौर पे जब जंग चलती है तो इस तरह के सीज फायर दोनों साइड्स करते हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज होती हैं और दोनों साइड्स की अपनी कैजुअलिटीज होती हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी अगर आप देखें तो इस तरह की गुंजाइश निकलती है। लेकिन मैं उस बात पे वापस आना चाहूंगा, जिस तरह का हीरोइज्म देखिए यूक्रेनियन फाइटर्स के लिए या रेजिस्टेंस के लिए अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनाया है, उसी तरफ अगर आप देखिए तो पैलेस्टीनियन जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पत्थरों से लड़ रहे होते हैं, तो उन्हें टेररिस्ट दिखाया जाता है जी। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैलेस्टाइन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इराक और ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन यूक्रेन, ये डबल स्टैंडर्ड है जी। और ये डबल स्टैंडर्ड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो इंटरनेशनल रिलेशन से एक्सपर्ट हैं वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को या वेस्ट के उस नैरेटिव को बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये डबल स्टैंडर्ड नजर आता है जी। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, इसी वजह से शायद ये भी कि जब यूएस बात कर रहा है कि वॉर क्राइम्स के तहत रशिया
के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए, सबूत इकट्ठे होने चाहिए। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं ये सेट नहीं बैठती है और पूरा दुनिया ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है कि जो खुद जिसने इतने वॉर क्राइम कमिट किए हो और इतने मुल्क जो है जिनके वॉर क्राइम की वजह से तबाह हो गए हो, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। यही वजह है शायद सर की यूएन की क्रेडिबिलिटी पर भी जो है अब काफ़ी बड़ा धब्बा लग गया है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए 1948 से लेकर के आज तक पैलेस्टाइन का स्ट्रगल है, एक लेजिटमेट और जेन्युइन स्ट्रगल है, जिसे आम तौर पे यानी उनके पूरे मूवमेंट को क्रिमिनलाइज करके टेररिस्ट मूवमेंट बता दिया जाता है, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को। और दूसरी जानी बहुत सारी जगहों पे जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल तो नहीं होते हैं, बल्कि एक तरह का टेररिस्ट मूवमेंट होता है, उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस के पास भी अपना कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं है या नेशनल लिबरेशन का डेफिनेशन नहीं है। तो एक प्रॉब्लम तो ये आ जाती है जी। और दूसरी बहुत अहम बात अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पूरा एटीट्यूड होता है ऐसी हालत में, तो उसने खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसके जो ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया, उसका पार्टी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्टी क्यों नहीं बनना चाहता? इसलिए कि अमेरिका को मालूम है कि उसके अपने एक्शन ऐसे हैं, उसकी अपनी एक्टिविटीज दूसरी कंट्रीज में ऐसी है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो मेंबर बन यानी उसका पार्टी बन जाता है तो अल्टीमेटली हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो कटघरे में खड़ा हो और उसे टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए जी। तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं कि आप रशिया को वॉर क्राइम की बात करें और इनका जो वॉर क्राइम अफगानिस्तान में रहा है, इनका जो वॉर क्राइम इराक में रहा है, या फिर इजराइल का वॉर क्राइम जो गाजा में रहा है, उस पर खामोशी क्यों? तो ये जो लेजिटिमाइजिंग डिस्कोर्स होता है इंटरनेशनल एरिना में, ये तो लगता है जैसे डिसेप्टिव है। दिस इज एन आर्ट ऑफ डिसेप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल मुहिबुल हक साहब। और वहीं इंडिया का स्टैंड इस पर क्लियर है, यूएन में भी अपना स्टैंड इंडिया ने क्लियर कर लिया है कि पूरे मुल्क को इस पर तवज्जो, पूरे दुनिया को इस सिचुएशन पर तवज्जो देनी चाहिए और जो वहां पर शहरी फंसे हुए उनको वहां से इवैक्यूएट बहिफाजत किया जाना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली एनसीआर से मुतसल गुरुग्राम में 2 मुस्लिम अफराद की मुबैना तौर पर मारपीट और 2 अफराद की तरफ से मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले नाजेबा कलमात का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। मामले में दोनों मुतासरीन के मोबाइल फोन भी छीन लिए जाने की बात सामने आ रही है। मुतासरीन की शिनाख्त बिहार के रहने वाले अब्दुल रहमान और उसके दोस्त मोहम्मद आजम के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में सेक्टर 40 थाने में एफआईआर दर्ज करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। इस मामले में मुतासरीन की शिकायत पर ताजरात हिंद की दफा 323, डकैती की दफा 379 और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इरादा रखने की दफा 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल मैं यहाँ हमारे वहाँ के कुछ लोग रहते हैं उनसे मिलने के लिए आया था और वापसी में मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। हमारा वहाँ बच्चा पढ़ता शागिर्द है, वो उसको फ़ोन किया था शकरपुर। मैं कहा तुम आ जाओ, मुझे जाना है, तो गाड़ी लेकर आया तो थोड़ा लेट हो गया, 5-1 मिनट की बात है। उसके बाद फिर वहाँ पर एक गाड़ी लेकर आया 4 पहिए वाला, वो खोखे वाले से कुछ ले रहा था। तो उसको जब आया तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे को होने लगा जाने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई रुक जाओ, मुझे जो आपसे कुछ पूछना है, मैं यहीं रहता हूँ, गाँव का ही हूँ और कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हूँ मैं। तो मैं रुक गया, इतने मेरे बच्चा आ गया, ऐसे भी रोक लिया और बैठा लिया। फिर उन्होंने जो इधर उधर फ़ोन किया, पता नहीं किसी को फ़ोन किया, और वहाँ से एक आया, वो दाढ़ी और बड़े बड़े बाल उसके और वो गिरवी रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद वो आया, आने के बाद हमारे साथ में जो कहने लगा टोपी उतारो, टोपी नहीं उतारा तो उन्होंने हाथ चलाना शुरू किया। उसके बाद फिर गाली गलौज मारना शुरू कर दिया, तुम मुसलमान हो, ये हो वो, तुम क्या करने यहाँ आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है। और फिर हमारे साथ में बदतमीज़ी की है कि उन्होंने कहा कि इसके आँख में पट्टी बांध दो और गाड़ी में बैठाओ, और यहाँ तक कहा कि सुअर खिलाओ। फिर उन्होंने गाड़ी में से कुछ लेकर आया जो मेरे मुंह में डाला, पाउडर नुमा था, ये पता नहीं क्या था वो। उसके बाद उन्होंने हमारे मोबाइल वगैरह सब छीन लिए हैं और हमारे कुछ सामान भी उन्हीं के पास है। और फिर हमारा जो एक बच्चा था, ये शागिर्द है, ये जान बचा करके पहले चले गया था, इसको भी मारा, लेकिन मैं वहाँ पर अकेले रह गया था। फिर मुझे मौका मिला तो फिर मैं वहाँ यहाँ से निकल। और अब बात आलमी यौम ख़वातीन की। आप सभी को वुमेंस डे की बेहद मुबारकबाद।
वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। हकीकत यह है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के सिर्फ इस शेर की तशरीह कर दी जाए तो ख़वातीन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी बनकर समाज में एक अहम किरदार अदा करती है। समाज की अहमियत और खिदमात का मोतरफ नहीं है। हकूक़ निस्वा के लिए आज यानी 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाने का मकसद दुनिया भर में मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरकीब देना है। आलमी यौम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी को 1909 में अमरीका में मनाया गया। पहली आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपनहेगन में मुनक़्क़िद की गई। 8 मार्च 1913 को यूरोप भर में ख़वातीन ने रैलियां निकाली और प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए और अब बरसों से 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम ख़वातीन मनाया जाता है। चीन, रूस, नेपाल, क्यूबा और बहुत से ममालिक में इस दिन ख़वातीन वर्कर्स की छुट्टी होती है और दीगर ममालिक की तरह बरे सग़ीर में भी ये दिन बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर आज़म खातून संतों से खिताब करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से कच्छ के सेमिनार मुनक़्क़िद किया जा रहा है। यह सेमिनार मुआशरे में खातून संतों के रोल और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में उनके खिदमात का एतराफ़ करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेमिनार से खिताब करेंगे और इस सेमिनार में 500 से ज्यादा संत ख़वातीन शिरकत करेंगी। इस सेमिनार में सकाफत, मजहब, ख़वातीन की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और हिंदुस्तानी सकाफत में ख़वातीन के रोल से मुतल्लिक़ इजलास शामिल होंगे। ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचाने वाली मरकज़ी और रियासी हुकूमतों की फलाह व बहबूद की स्कीमों के साथ ख़वातीन के हुसूलियाबियों के बारे में भी बातचीत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा असेंबली में आज बजट पेश होगा। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर वज़ीर खजाना के तौर पर असेंबली में साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के लिए बजट में हर साल बढ़ते हुए अखराजात को कम करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस, पे कमीशन की सिफारिशात और मुख्तलिफ तबकों को मिलने वाली रिलीफ की वजह से रियासती हुकूमत के अखराजात बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद रियासी हुकूमत इस बजट में कोई नया टैक्स लगाने के हक में नहीं है। भागलपुर पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाका केस के मुल्जिम मोहम्मद आजाद ने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी है। तातारपुर इलाके में वाक़ पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 15 अफराद की जानें तल्फ हुई थी। धमाके के बाद से मुल्जिम फरार था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तकरीबन 2000 आइमा मौज़नीन की गुज़िश्ता कई महीनों से रुकी हुई तनख्वाहों को जारी कर दिया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इसका ऐलान किया। अमानतुल्लाह खान के मुताबिक आज से आइमा मौज़नीन के अकाउंट्स में तनख्वाहें जमा होना शुरू हो जाएंगी। अमानतुल्लाह खान के मुताबिक फरवरी 2022 तक का बकाया अदा किया जा रहा है। मैं अमानतुल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड से दिल्ली के तमाम आइम्मा और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की वजीफे को हमने आज जारी करने जा रहे हैं और ये फरवरी तक का, जब से उनका रुका हुआ था तब से लेकर के फरवरी तक का जितनी भी पेंडेंसी थी वो उसका हमने चेक बना दिया है। कल से इंशाअल्लाह तमाम लोगों के अकाउंट में जो उनके वजीफा है वो पहुंच जाएगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आखिरकार कुछ राहत, कितने महीनों की तनख्वाह जारी की गई है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा जो इमाम है उनके लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन दो तरह के वादे किए गए थे। एक तो वक्फ बोर्ड के इमाम है और प्राइवेट इमाम है। प्राइवेट इमामों से भी वादा किया गया था कि उनको भी 14, 15, 16 हजार जो उनकी सैलरी है वो बढ़ा करके वो दी जाएगी। लेकिन अभी जो मसला हल हुआ है वो वक्फ बोर्ड के इमामों का हुआ है। प्राइवेट इमामों को लेकर के मसला अभी जो पेश है वो फंसा हुआ है। हालांकि जब पिछली मरतबा दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो इस तरह का दाव आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया था। दरअसल
इसके पीछे टेक्निकल दिक्कत है। इससे पहले जब अमानतुल्लाह खान और जो दूसरे मेंबरान हैं उसमें सिग्नेचर को लेकर एक मसला पैदा हुआ था। उस वक्त कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं था, इस वजह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद ग्रांट दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आई, क्योंकि ऑडिट हुआ और कई तरह की जांच चल रही थी, उसकी वजह से भी ग्रांट नहीं आ सकी थी, जिसकी वजह से देरी हो रही थी। और पूरे 11 महीने हो गए। हाल ही में वक्फ बोर्ड के इमाम बड़ी तादाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर वो एहतजाज पर बैठ गए थे और उस एहतजाज को लेकर के हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि जल्द ही ग्रांट आ जाएगी और तमाम इमामों को सैलरी मिल जाएगी। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि अब बिलाखिर जो पेंशन है या जो इमामों की तनख्वाहें हैं वो तमाम चीजें मिल जाएंगी और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल खुर्रम, बड़ी राहत की बात है। कुछ हद तक आखिरकार राहत मिल चुकी है मौजूदीन को। बेहद शुक्रिया खुर्रम आपका। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।